नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं विशाल अरोरा जी, जो हमारे साथ दिल्ली से हैं। विशाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बोलिए जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। ठीक है, वेलकम जी। सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, हाँ जी, एक नई पार्टी, क्या मांगे हैं, किस विचारधारा से आप जो है देश को जोड़ रहे हैं और किस कारण जो है नई पार्टी का गठन किया गया है? जी। नई पार्टी के गठन करने का कारण था कि पुरानी पार्टियों से हमारे को या जनता को कोई संतुष्टि नहीं मिली जी। किसी भी तरह से, ना ही इंडस्ट्री फील्ड के अंदर, ना ही शिक्षा के अंदर और ना स्वास्थ्य के अंदर। ना रोजगार है, ना कंपनी है, ना फैक्ट्री ठीक तरह से है और पब्लिक काफी परेशान है बहुत चीजों को लेकर। पब्लिक को कहीं से भी कोई संतुष्टि, खुशी नहीं मिल रही है। लोग हॉस्पिटल के अंदर बहुत परेशान है। वो देखते हैं कि अगर सरकारी में जाते हैं तो समझ लो उनके प्राण जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं तो उनकी जमीन जाती है। शिक्षा के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा जो है काफी महंगी हो रही है, प्राइवेट हो रही है काफी। हर बंदा टैक्स दे रहा है, लेकिन टैक्स का रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। हर किसी को हर कीमत का कुछ ना कुछ मिलता है। जब हम टैक्स देते हैं तो देश के लिए दे रहे हैं, देश के विकास के लिए दे रहे हैं, लेकिन जनता के लिए ऐसा विकास कुछ भी नहीं है और जनता बहुत परेशान है, ना शिक्षा से, ना रोजगार से। आज के पीरियड में इतना बुरा हाल है कि लोगों के कई घरों में खाने के लिए पैसे नहीं है और आज के पीरियड 90% लोग इस टाइम पे कर्जदार हैं, पूरे कर्जे में डूबे हुए हर आदमी। कोई मोबाइल का कर्जा है, किसी के पास कार का कर्जा है, किसी पर आपका गाड़ी का कर्जा है, किसी पे होम लोन है, किसी पे शॉप लोन है, किसी पे पर्सनल लोन है, किसी पे क्रेडिट कार्ड लोन है। मतलब 90% लोग इस टाइम पे कर्ज से डूबे हुए हैं और कर्ज से उबरने के लिए उनको कोई रास्ता अभी तक नहीं दिख रहा है कि किस तरह से हमें कर्जे से बचा जाए। आप किस तरह इसी वजह से और देश के अंदर किसी को इंसाफ नाम की चीज नहीं मिल रही है। सारी फाइलें पेंडिंग में पड़ी हुई है केस के अंदर, ना कोई केस की सुनवाई है, ना किसी तरह से कुछ भी नहीं है। जो भी अफसर या कोई भी अधिकारी या नेता सिर्फ आज के पीरियड में पैसे के लिए बन रहे हैं, मतलब व्यापार जनता के साथ। विशाल साहब, नई पार्टी आने से यही पुलिसकर्मी, यही प्रशासनिक अधिकारी क्या सुधर जाएंगे? क्या आपको ये उम्मीद है, या फिर जिनके ऊपर कर्जा है उनका कर्जा उतर जाएगा? दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार आएगा? पार्टी के लोग कर्जा भी मुक्त होगा, पढ़ा रहे हैं, वो लोग कैसे सुधरेंगे? सर सुधरेंगे, कर्जा भी मुक्त होगा और अधिकारी भी सुधरेंगे, क्योंकि अधिकारियों की भी मजबूरी है। आज के पीरियड 35 से 40 हजार सैलरी के अंदर किसी अधिकारी को पूछिए कि अपना घर बना सकता है, क्या बच्चों को पढ़ा सकता है? एक सर्विसमैन अधिकारी भी आज अपनी सैलरी लेने के बाद जीएसटी देता है। जीएसटी देने के बाद उसका पैसा व्हाइट है और व्हाइट के बाद उसको क्या मिल रहा है? क्या पैसा व्हाइट होने के बाद बाकी वो टैक्स नहीं देगा? जब पैसा व्हाइट हो गया, जो टैक्स दे चुका है, 40,000 रुपए जो उठा रहा है, कम से कम 15,000 जो मजदूर ले रहा है, 10,000 ले रहा है, उससे तो अधिक उठा रहा है, पहला। और दूसरा, अगर कुछ पैसा अगर वो देश हित में अगर दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? और अगर देश को वो दे रहा है तो इसमें कहीं गलत जगह तो पैसा नहीं जा रहा है। जी। लेकिन सर सबसे पहले जरूरत है, जरूरत कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए, गवर्नमेंट डीडीए का मकान बनाकर 2 से 3 करोड़ का बेच रही है, तो गवर्नमेंट ने ये कोई प्रशासन निकाला है? हर आदमी को घर तो चाहिए, कम से कम एक घर की रिक्वायरमेंट हर एक किसी की होती है। वो घर किसको और कैसे मिलेगा? नहीं, लेकिन और 15,000 या 50,000 की सैलरी में घर लगा सकता है, बना सकता है। जी, उससे अधिक ही जो मोदी गवर्नमेंट में जो विकास हुआ है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि जो घर वो बता रहे हैं, जो आंकड़ा सर ऐसा है, मोदी सरकार को छोड़ दीजिए, मोदी जी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंत्री है, वो उनका काम है देश का विकास, वो अपनी तरह से पूरा कर रहे हैं। उससे नीचे के राज्य क्या कर रहे हैं? अगर हर जगह अच्छा काम किया तो मोदी जी ने, बुरा काम किया तो मोदी जी ने, तो बाकी सभाओं को भंग कर दीजिए, सिर्फ अकेले मोदी जी को रहने दीजिए।
फिर ये अब राज्य की सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एमपी क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहे हैं, निगम पार्षद क्या कर रहे हैं, प्रधान क्या कर रहे हैं। हर आदमी का काम अपना अपना है। जो भी आता है सीधा मोदी जी को गाली देता है, जो आता है मोदी जी को अच्छा कहता है। अरे भैया जी, मोदी जी देश के राजा हैं, उनका काम एक एक जनता का घर में जाकर विकास करने का ठेका नहीं है। वो राष्ट्र लेवल पे विकास कर रहे हैं, वो अपना ठीक काम कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जो उनके बस की है। हम लोग आज के पीरियड में आम आदमी पार्टी की उससे नाराज दिखाई पड़ते हैं आप कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी। सर, ना मैं आम आदमी पार्टी से नाराज हूं, ना मैं बीजेपी से नाराज हूं। मैं सिर्फ नाराज हूं कि जनता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, बस यही नाराजगी है। जनता बहुत दुखी है, जनता को सुख नहीं मिल रहा है, जनता रो रही है, जनता की आंखों के आंसू नहीं देखे जाते। महिलाएं बहुत रो रही हैं, घरों में खाने के लिए उनके बच्चों को कोई नहीं देख रहा। एक साथ में आज के पीरियड में महिलाएं, मेरी एक महिला से बात हुई, वो दूध के लिए अपना जिस्म बेच के आई है, बताइए। उसको मजबूर कर दिया इस हालात में। जिस घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, 3 से 4 हजार की सैलरी, उसका आदमी दारू पीकर पड़ा हुआ है और वो एक खोली के अंदर झुग्गी में रह रही है। अब बताइए 3 से 4 हजार के अंदर वो कैसे बच्चों को पाले और किस तरह से पाले। सरकारी नौकरी नहीं, वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट काम नहीं है। प्राइवेट काम करने पर भी छोटे लेवल के सारे नेता परेशान कर रहे हैं। जितने भी एमसीडी अधिकारी जितने बनते हैं, बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे भूखे नंगे या आज आए हुए सीधा लूटमार, जैसे भेड़िया शिकार पर टूटता है। साथ ही सबसे पहले जेई को अपने अंडर में लेंगे और जेई से लेने के बाद सब पता करते हैं कि रिश्वत कहां से मिलेगी, कहां कंस्ट्रक्शन है, कहां फैक्ट्री है, कहां दुकान है, कहां 2 नंबर का काम है। सिर्फ उनको लूटने का काम है। क्या उनको किसी ने पूछा कि एमसीडी का काम क्या है? किसी ने पूछा निगम पार्षद का क्या? जनता को आज के पीरियड में यही नहीं पता कि एमएलए का काम क्या है, एमपी का काम क्या है, निगम पार्षद का काम क्या है, मुख्यमंत्री का काम क्या है, डीएम का काम क्या है। आज तक जनता को यही नहीं पता। अगर मैं देश में मानता हूं तो 2 लोगों को अच्छा मानता हूं, एक पुलिस को और मिलिट्री को। पुलिस हर काम को पब्लिक को बचा रही है, लेकिन पुलिस को लोग गलत कहते हैं। तीसरा मानता हूं मीडिया को। मीडिया कहते हैं कि मीडिया गलत दिखाती है, लेकिन मीडिया की मजबूरी किसी को नहीं पता। जब मीडिया वाले प्रेस रिपोर्ट को मार दिया जाता है तो उसकी लाश का भी पता नहीं लगता। अगर वो मीडिया प्रेस वाले अगर सच्चाई छापते तो उनके अगर ईडी भेज दी जाती है या उन्हें किसी भी दोषी करार दे दिया जाता है, तो मीडिया से उम्मीद कैसे करे सच्चाई? मीडिया की भी एक मजबूरी है। मीडिया का दर्द देखने के लिए, उसका साथ देने के लिए कौन खड़ा है? नेता के पीछे सब लोग खड़े हैं, जनता खड़ी है, लेकिन मीडिया को बचाने के लिए कौन खड़ा है? पुलिस को बचाने के लिए कौन खड़ा है? पुलिस वाला सस्पेंड हो जाता है, लाइन हाजिर हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं खड़ा। सिर्फ उसका स्वाभिमान, अपना गौरव खड़ा हुआ है। ये सिर्फ 3 लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, मीडिया को, मिलिट्री को, पुलिस को, और उसके अलावा मैं सबको गद्दार का रार देता हूं। लेकिन को लगता है कि जो लोग हैं वो तो इस देश में ही हैं जो देश लूट रहे हैं, कैसे सुधरेंगे? इनमें सुधार की उम्मीद आपको लग रही है कि ये लोग सुधरने वाले हैं क्या? जो देश के अंदर सुधरेंगे। मैं सबसे पहले सुधरूंगा। सबसे पहले देश में 2 बंदों की इज्जत कराना शुरू करूंगा, एक पुलिस की, एक मीडिया की, और जनता से अनुरोध करूंगा इन दोनों को सपोर्ट करो। आपकी ताकत यही है। अगर ये जिसको चाहे राजा बनाए, जिसको चाहे रंग बनाए, लेकिन इनकी ताकत कमजोर है। इनके पास कलम की ताकत बहुत है, लेकिन पीछे से गद्दार इनके पीछे बहुत पड़े हुए, इनको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास एक मीडिया प्रेस रिपोर्टर आपकी सच्चाई के लिए छापता है और आपके लिए आवाज उठाता है, तो आप उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हो जाओ और आपका देश उन्नति पे पहुंचेगा। ये वादा है मेरा। पुलिस महकमे में कोई भी अधिकारी आता है, उसे पानी दो, इज्जत दो, सम्मान दो। पुलिस से डरो मत, बेझिझके उससे बात करो, उससे आंखें से आंख मिला के बात करो, क्योंकि पुलिस हमेशा जनता के साथ है। पुलिस को गलत नजर से मत देखो। पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। वो उनको ना तो घर से प्यार मिलता है, होली, दिवाली, तीज त्योहार, कोई भी उन्हें फैसिलिटी मिलती। 24 घंटे बेचारे ड्यूटी करते हैं। बहुत दर्द है उनके अंदर। तो पुलिस वालों को, बीट वाले, पुलिस वाले जितने भी हैं, पीसीआर गाड़ी वालों को एक पेशाब करने के लिए टॉयलेट घर तक उनके लिए नहीं है। रात को 24 घंटे कोई भी आदमी कैसे बैठ सकता है? कॉलिंग पे, पोलिंग पे जाना उनका फर्ज है, लेकिन 5-10 मिनट के लिए आराम करना जरूरी है। आज जब डेमोक्रेसी की होती है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आज का लोकतंत्र कैसा लगता है कि लोकतंत्र बनाम लड़ाई तंत्र की जो व्यवस्था बनती जा रही है, धीरे धीरे जिस तरह से खूनी संघर्ष हो जाते हैं, उसे आप आज के दौर में कैसे लोकतंत्र को देखते हैं? और दूसरा सवाल साथी मेरा ये है कि क्या ईवीएम से चुनाव, जिस तरह से विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आप उस पर, आपकी क्या सहमति है? आपकी पार्टी की क्या राय है कि ईवीएम से होना चाहिए या हमको पीछे जाना चाहिए?
सर ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम से जो टाइम बचता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता चाहे तो किसी को भी बना सकती है ईवीएम, या वो बाकी चीजें हैं जो सब बकवास है, ऑपरेशन करने वाली बात है। और बाकी इतनी टेक्निक मेरे को भी नहीं पता कि मशीनों से हेराफेरी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर है तो उस मशीनों की इंक्वायरी की जाए, उन मशीनों का परीक्षण किया जाए और उन मशीनों को जो है चेक किया जाए, अगर गलत है तो। लेकिन किसी पर आरोप लगाना गलत है। अगर मशीनों से सब कुछ होता तो पंजाब मोदी जी क्यों नहीं आए? पंजाब के अंदर बीजेपी क्यों नहीं आई? 8-10 राज्य हैं जिनके अंदर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बांग्लादेश और बंगाल, बहुत सारी ऐसी राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं आई है। हरियाणा में भी नहीं आई है, दिल्ली के अंदर भी नहीं आई है बीजेपी। अगर मशीनों का होता तो 100% सब कुछ एक ही हुकूमत होती, बीजेपी। तो ये आ रहा है, इस के क्या विचार है? क्योंकि देश में बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हैं, फिर उम्मीद ये है कि शायद आंदोलन का भी आभास हो रहा है। सर विरोध में तो ऐसा है, जब एक अच्छा इंसान ऊपर आता है ना, तो विरोध में तो हजारों लोग खड़े ही होते हैं। अगर मोदी जी गलत है तो फिर इतनी भीड़ की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप जनता गिरा देती। सीएए को लेकर के आप क्या कैसे देखते हैं? क्या कानून में? सर सीए एनआरसी भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन उसका सिस्टम जो तरीका गलत है। सीए एनआरसी अच्छी चीज है, लेकिन तरीका गलत है। सबसे पहले तरीका खोज किया जाए, सबसे पहले बंदों की आईडी प्रूफ को चेक किया जाए, पूरा 100% सबको आईडी बनाने का मौका दिया जाए। आईडी के अंदर 4 चीजें जोड़ी जाए। उनकी 3 पीढ़ियां जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले 3 पीढ़ियां अधिकारियों को आदेश दिया जाए, उनकी 3 पीढ़ियों का ब्यौरा लिया जाए, उनके पिता का और दादा का। अगर कोई भी आदमी 30 साल से किसी भी देश के अंदर रहता है तो नागरिक है। इंग्लैंड के अंदर भी अनजान लोग जाते हैं और कह दो कि भाई मैं अपने देश के खिलाफ हूं, मेरे देश के खिलाफ मुझे खतरा है, तो वो लोग नागरिकता दे देते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी लोग जो है वो नागरिक हैं और काफी सालों से रह रहे हैं। अब उनका घर बसेरा सब यहाँ पर है, अब उनको विदेशी रार देकर गलत होगा। अगर ये सिस्टम आना चाहिए तो बहुत पहले आना चाहिए था। अब तो उनको देशवासी ही बनाने में फायदा है, क्योंकि उनका देश नहीं। अगर यहाँ उनकी इंक्वायरी करके पीछे से पता किया जाए, पूरा रिपोर्ट के ये वाकई अभी विदेशी है और उनके क्राइम क्रिमिनल चेक करे जाए, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ठीक तरह से वो अपना रोजगार चला रहे हैं तो वो ठीक है, मतलब कि पेट पालने के लिए आए हैं। और अगर देश में भेजने लायक उनकी जगह है तो भेजा जाए। यही है जो सही ढंग से रोजगार कर रहे हैं और वो रोजी रोटी की खातिर जो लोग आए हैं उनके साथ जो है सरकार का रवैया थोड़ा सा नर्म रहे, थोड़ी नरमी बरती जाए और उन लोगों को जो है जीने दिया जाए, एक मौका उनको दिया जाए। अगर कोई क्राइम नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, तो उन्हें बख्शा जाए और देश की नागरिकता दी जाए। जो कुछ लोग आए हैं वीजा पर, उनको वीजा के तौर पे वापस किया जाए और हमारे देश लायक नहीं है तो उनके देश में बाकायदा सुरक्षित भेजा जाए, न उनके लिए डिटेंशन सेंटर जेल में डाला जाए। अगर वो साबित करो हिंदुस्तानी नहीं है और अगर बाहर के हैं तो उनके देश में उनको इज्जत के साथ में भेजा जाए, जिससे हमारे हिंदुस्तान देश की इज्जत हो। डिटेंशन सेंटर देश में होने ही क्यों चाहिए? क्योंकि होने नहीं चाहिए सर, होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई अपराध नहीं है। तो इस देश के किसानों का खाना लगेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। अब बंद करके उनको पालेंगे, मतलब सरकार के पैसे पर ही तो पलेंगे वो लोग, अगर ऐसा कुछ सरकार नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पालने के लिए तो हमारे घर में भी किसी के 4 बच्चे हैं तो उनको निकाल के फेंक देंगे। अगर अब उनका अपने देश से नाता टूट चुका है, हिंदुस्तान में उन्होंने शादी कर रखी है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनको बाइक आदेश से इज्जत से उनके देश भेजा जाए, लेकिन डिटेंशन जेल में नहीं डाला जाए। जेल में डालने के लिए अपराध होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान के कानून में क्या रोजी रोटी की खातिर किसी देश में जाना और कमाना अपराध नहीं मानते हैं आप, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हर किसी को अधिकार है दुनिया में जाना। जी हाँ जी, लेकिन हमारे देश के लोग भी जा रहे हैं। जी आज के दौर में 2 चीजें और बहुत बड़ी देखी जा रही है। एक तो मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा, मतलब कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रियता है मोदी जी की, और साथ ही राम मंदिर को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो दुनिया भर में मंदिर बनने लग गए हैं, जहां सऊदी अरब और श्रीमान जी, मैं मंदिर को कोई लाइक नहीं करूंगा, जो है बनना है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? नहीं, मंदिर को मैं लाइक नहीं करूंगा। मंदिर हमारे देश की धरोहर है, मंदिर हमारे श्रद्धालुओं की भक्ति है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे परम पूज्य परमात्मा परमेश्वर भगवान है, लेकिन राजनीति में से इन्वॉल्व हम नहीं करेंगे। राजनीति में हम सिर्फ करेंगे तो संविधान को करेंगे, विकास को करेंगे, रोजगार को करेंगे, जनता का दुख करेंगे। आपको पता है कि मंदिर का राजनीति में नहीं, मंदिर तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन मंदिरों को ही राजनीति में आने के लिए विवश किया गया। 1768 में जिस समय लॉर्ड क्लाइव आया था, उसने उस समय मंदिरों के ऊपर जो है
टैक्स लगाया हुआ था कि उनका जो पैसा है उसके ऊपर कब्जा अंग्रेजी हुकूमत का हुआ करता था। उसके बाद में 1951 में नेहरू जी बिल लेकर के आए। उन्होंने केवल व केवल मंदिरों को, आप ध्यान रखिए कि केवल मंदिरों को टारगेट बनाया और उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में कोई भी राज्य सरकार किसी भी मंदिर पर बिना बताए नियंत्रण कर सकती है। नियंत्रण नहीं, उसे कब्जा बोला जाएगा, हालांकि क्योंकि अन्य धार्मिक स्थल उसमें नहीं आते हैं। तो आज वर्तमान समय में भारत सरकार के पास 8 लाख मंदिर हैं जिनका चढ़ावा भारत सरकार की विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों के अंतर्गत जाता है। पहला मतलब यह है कि देश का 44 लाख करोड़ टोटल बजट है, उसमें 7 लाख करोड़ अकेले मंदिर दे रहे हैं, कोई दूसरा धार्मिक स्थल नहीं दे रहा है। मतलब मंदिर राष्ट्र के लिए कितने महत्वपूर्ण है। संस्कृति आप एक तरफ रख दीजिए, और कितने वर्षों से मंदिर पाल रहे हैं इस देश को। 7 लाख करोड़ मंदिरों से जो आता है चढ़ावा, अर्थव्यवस्था छोड़ जाइए, उस चढ़ावे से इस देश में क्या नहीं होता है। कितने हॉस्पिटल बनते हैं, कितने जो है नए विकास कार्य होते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं उस पैसे से। मंदिर से नहीं हो रही, मंदिर से कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, गुरुद्वारों से तो बन रहा है, पर मंदिर से नहीं बन रहा है। जो राजस्व में पैसा जा रहा है उसका फिर क्या किया जा रहा है, आप बताएंगे क्या? सर राजस्व पे नहीं जा रहा है, लूटा जा रहा है, बीच में ही पैसा लूट रहा है। नहीं, बीच में कैसे लूटा जा रहा है सर? बीच में लूट रहा है, बहुत लूट रहा है। कैसे कैसे? बहुत कुछ लूट रहा है पैसा बीच में, जो है अपना मंदिरों का पैसा, धर्मस्थल का पैसा बहुत लूट रहा है। नहीं, आपका गणित मुझे इसलिए बहुत सुनना है कि आपको पता है कैसे लूट रहा है, ये मुझे आप बताएं। सर उसमें कोई सिस्टम नहीं है ना। नहीं, मैं व्यवस्था बता देता हूं। कैमरे हैक होते हैं, कैमरे ऑफ भी होते हैं, और 24 घंटे कैमरे कोई देख नहीं सकता। तो पैसा बताती है सरकार कि हमने इतना पैसा कलेक्ट किया है, वहां पैसा तो जाता है ना राज्य सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास। वो पैसा जो आता है ना मंदिर के अंदर, जो दुकानदार है जी, जाता है कि नहीं जाता है? काउंट होता जाता है, लेकिन वो दुकानदार जो दुकान, उसका भी वजह बताता हूँ आपको। जो पैसा जाता है वो दरअसल दुकान के ठेके उठे हुए, वहां जूता चप्पल का ठेका 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए के उठे हुए। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा, उनको सबको छोड़ दीजिए। अर्थव्यवस्था पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंदिर में चढ़े हुए पैसे की, जो पूरा का पूरा चढ़ावा भारत सरकार की विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों को जाता है। और उसमें सरकार एक हर साल डेटा एक जारी करती है कि हमको वैष्णो धाम से कितना पैसा आया, मतलब सरकार के खजाने में कितना गया। अन्य धार्मिक स्थल नहीं, इस देश के अंदर केवल मंदिर का ही पैसा सरकार के खजाने में सीधा जाता है। और बाकायदा आर्मी उसको अपलोड करती है, सीआरपीएफ जो है वहां पर मौजूद रहती है, सीआरपीएफ, और उसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वह भी वहां पर रहती है। और ये देश के, मैं 8 लाख मंदिरों की बात कर रहा हूँ जिनका चढ़ावा एक आध मंदिर नहीं है। 8 लाख मंदिर 1951 से 1951 से जब शुरुआत की गई थी, पहले शुरुआत में 2-4 हजार मंदिर रहे होंगे। धीरे धीरे आज जो है अश्विनी उपाध्याय ने जब पीआईएल डाली, तो आप सोचिए कि अगर मंदिर चले गए तो अर्थव्यवस्था तो चौथा जो है, चौथाई जो हिस्सा मंदिरों की वजह से जो पैसा जा रहा है, अर्थव्यवस्था तो डूब जाएगी। तो मंदिर ऐसा है सर, मंदिरों को हम राजनीति में नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो सनातनी धर्म देश मंदिर है। जो ये सनातन धर्म मंदिर है ये जनता के लिए, राजनीति से हमारा कुछ नहीं है, और राजनीति में मंदिर को हम नहीं जोड़ना चाहेंगे, ना ही मंदिरों पर बात करना चाहेंगे। तो राय जानना चाहता हूँ विशाल साहब, क्या आप मानते हैं कि या तो सभी धार्मिक स्थल लिए जाएं नियंत्रण में, या तो सभी छोड़ दिए जाएं? जी नहीं जी, छोड़ नहीं सकते। हमारे देश का आदमी बहुत श्रद्धालु, आज मंदिरों की वजह से ही आज इसको दुनिया लूट रही है। छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का हिस्सा मंदिरों को नहीं बनाया जाए, उनका चढ़ावे पर सरकार का नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सभी धार्मिक स्थलों पर होना चाहिए, मस्जिद पर नहीं होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो उस मंदिर के पैसे को उसी जगह पर हॉस्पिटलों के लिए बनाने के लगाना चाहिए, उनके लिए हेलीकॉप्टर लगाने चाहिए, उनके लिए गाड़ियां लगानी चाहिए, और मंदिरों का अच्छा विकास करना चाहिए। मुख्यमंत्री को जब पैसा जा रहा है तो उससे बन रहा है ना हॉस्पिटल, सब कुछ नहीं बन रहा। ये आप हॉस्पिटल कितना मार रहे? मैं 1 रुपए सिर्फ जनता से, मेरे को सिर्फ 1 रुपए का अनुरोध दिलवा दो, मैं 15 हॉस्पिटल डेली लॉन्च कर दूंगा। और 860 हमारे देश में जिले हैं, और लगा लीजिए मैं 15, 1 रुपए से 150 करोड़ जनसंख्या हमारे देश के अंदर, सिर्फ 1 रुपए लूंगा जनता से, 1 रुपए, 150 करोड़ डेली में पैसा लॉन्च करूंगा, और एक दिन में 15 हॉस्पिटल लॉन्च करूंगा, एक हॉस्पिटल 10 करोड़ रुपए का बनाऊंगा। मेरा भी मार्गदर्शन आप करें प्लीज, मैं चाहता हूं। पहला ये कि जो हॉस्पिटल बनते हैं राज्य सरकारें कहां से बनाती हैं? खजाने से ही बनाती हैं। ये ऐसा है, हमारे पास बहुत जीएसटी है, टैक्स है, 90% पैसा पब्लिक का कहां जा रहा है? यहाँ पर गरीब के देश में लोग, वो पैसा कहां से आता है? इकट्ठा तो एक ही जगह होता है ना।
मतलब मुख्यमंत्री अपने राजस्व से ही तो पैसा निकाल करके लगाता है ना उसको बनाने के लिए। तो जो मंदिरों का जो चढ़ावा का पैसा जो जाता है वो तो जाता है राज्य के खाते में, तो वहां पैसा कहाँ लग रहा है ये आपको कैसे पता है? सर ऐसा ही है, तो सिस्टम आने वाले वक्त में बताएंगे, सारी चीज अभी आपको नहीं बता सकते। इतना बता सकता हूं कि आपको जनता का 1 रुपए भी पब्लिक नहीं, जो सरकार नहीं लगाती है, 1 रुपए भी अगर लगाएगी तो 1 रुपए से 150 करोड़ जो हमारी पब्लिक है, 1 रुपए अगर हमें डेली देगी ना तो 1 रुपए से 150 करोड़ बनता है, और 150 करोड़ से हम 15 हॉस्पिटल डेली बना सकते हैं। मैं 7 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 लाख करोड़। मैं सर 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 रुपए से 150 करोड़ बनता है। मैंने कहा कि इसलिए उस ऐसा है, वो मंदिरों का हिसाब नहीं दिखाया जाता कि ये मंदिर से इतना पैसा आया और आपके हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, नहीं दिखाया जाता। नहीं, ये तो टैक्स में दिखाया जा रहा है कि अगर 500 रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो आप किस पैसे को कहां लगाओगे ये आप देखोगे, लेकिन वो पैसा कहां से आए कभी ये नहीं देखा जाता। राजस्व में पैसा 10 जगह से आता है, उस पैसे से आगे विकास कार्य में लगाया जाता है। तो जो मंदिरों का पैसा है वो तो विकास कार्य में ही लगेगा अगर मुख्यमंत्री के खजाने में लग रहा है, लेकिन ऐसा विकास कार्य कोई अच्छा नहीं है। कहां पर विकास कार्य है? किस राज्य के अंदर विकास कार्य है? आप हाईवे के अलावा बता दीजिए, केवल मोदी जी और नितिन गडकरी के अलावा कार्य बता दीजिए, कौन कार्य कर रहा है पूरा? कौन से देश में राज्य में वर्क हो रहा है? केवल नितिन गडकरी जी को हटा दीजिए और मोदी जी को हटा दीजिए, उसके अलावा बता दीजिए कहां पर विकास हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल है साथ में, नया संविधान छपा है, नया संविधान छपा है इस देश के अंदर, उसमें जो 22 चित्र थे, असली मूल प्रतीक, मतलब असली संविधान के जो 22 चित्र थे, वह सारे के सारे गायब कर दिए गए। आपको लगता नहीं है कि ये संविधान से छेड़छाड़ है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो 22 चित्र हैं वो आखिर कहाँ चले गए? क्योंकि पहले पेज पर न तो राम मंदिर का जिक्र मिलता है, जबकि असली मूल संविधान में है, मूल भावना में है। क्या संविधान से छेड़छाड़ किसी भी प्रकार की उचित है क्या? जी सर गलत है जी। संशोधन कर सकते हैं, पुराना मिटा नहीं सकते, जोड़ सकते हैं उसके अंदर। मैं 22 चित्रों की बात कर रहा हूं आपसे, वो तो कितनी बार हुआ संशोधन पर नहीं। 22 चित्र जो उसकी आत्मा है, जो संविधान में जो 22 चित्र दिए हैं, जिसमें लक्ष्मीबाई जी का फोटो है, वीर शिवाजी का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, जो है तमाम चित्र है उसमें, गांधी जी का भी एक चित्र है, नेताजी बोस का चित्र है। तो क्या 22 चित्र गायब हो गए और नया संविधान छप गया और पता ही नहीं चला इस देश को, सरकार को, कि हाँ संविधान से छेड़छाड़ करके पब्लिकेशंस जो है उसको प्रकाशित कर रहे हैं और बेच रहे हैं धड़ल्ले से अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर? तो क्या कार्यवाही होनी चाहिए? इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि संविधान से ही छेड़छाड़ हो गई और पता ही नहीं चला देश को? सर ये हमारा जो देश है बहुत भोली जनता है, यहाँ की बहुत मासूम और बहुत कमजोर है। किसी पे लड़ाई करने का समय नहीं है, यहाँ खाना खाने के लिए भी समय नहीं है लोगों के पास। जनता बहुत बुरी तरह से काफी बिजी है और धर्म से देश चल रहा है, संविधान की तरफ कोई नहीं देखता। संविधान को छेड़ो या संविधान को बिठा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है कि जय श्री राम या अल्लाह या गुरुद्वारा या क्रिश्चियन, ओनली लोग जाति धर्म के ऊपर खेलते हैं और उनको खिलाया जा रहा है और खेलना चाहते हैं। पब्लिक पसंद भी यही कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि पब्लिक यहाँ की बहुत भोली है। उनके जो दिल और भावना है ना, वो बहुत ही श्रद्धालु है। मतलब हिंदुस्तान का आदमी अपनी रोटी उठाकर दूसरे को दे देता है, ऐसी भावना की सोच वाला जो व्यक्ति हमारे देश के हैं महापुरुष, उनके आगे आप संविधान हटाओ, कुछ हटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें फर्क पड़ेगा मेरे परमात्मा से। वो भूखे भी रह सकते हैं 15 दिन, पर उन्हें मंदिर और मस्जिद प्यारी है। और यही कारण है हमारा देश बहुत उन्नति पे करने वाला आज हमारा देश। एक और सवाल है जो बहुत जरूरी है, और वैसे तो आप आते रहेंगे, अब तो सवाल होते ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के कैसे आप देखते हैं इस देश के अंदर? क्या वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज होनी चाहिए थी? संस्थान को बनाया जाना जरूरी है? जो हाई कोर्ट इलाहाबाद को कह देता है कि ये जमीन हमारी है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, जबकि जा ही नहीं सकता है, उसमें आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने। अगर वक्फ बोर्ड कहे कि सुप्रीम कोर्ट की भी जमीन हमारी है, मतलब आपके कागज उसी समय से बेकार। अगर आपके घर के लिए भी नोटिस भेज दिया जाए, तो उन्होंने लगभग 13 लाख एकड़ से ज्यादा इस देश के अंदर जमीनें इकट्ठी कर ली हैं। क्या आपको लगता है ये जो जमींदारी, जो मजहबी जमींदार जो बनाए गए हैं नए वक्फ बोर्ड के नाम से, क्या इस देश के अंदर होने चाहिए कि कहीं भी जमीन घेर लो, किसी को भी नोटिस भेज दो?
ये जमीनें जो है पैदा की क्या वक्फ बोर्ड ने? गलत है, ये गलत है। इंदिरा गांधी बहुत इस सारी चीज को जमीनें छीनी गई है, मैंने भी देखा है, काफी जगह जमीन छीनी गई है जी, काफी छीनी गई। आप देखिए कि जो अभी कर्नाटक में एक मामला आता है, मंदिर कितना पुराना, 1500 साल पुराना, धर्म कितना पुराना, 1400 साल पुराना। अब आप सोचिए कि मजाक नहीं है तो क्या है, 1500 साल पुराने मंदिर को एक 1400 साल पुराना एक धर्म का जो है एक बोर्ड कहता है कि ये जमीन हमारी है। मतलब उसके पैदा होने से, जब धर्म ही नहीं पैदा हुआ था, उसके पहले से हुआ मंदिर है, और वहां उसको नोटिस भेज देता है, और वो लोग सिविल कोर्ट तक नहीं जा सकते, कोई मुकदमा नहीं, कोई चीज नहीं। वक्फ बोर्ड की आखिर जो है वजह क्या है? इस्लामिक देशों में तो है नहीं वक्फ बोर्ड, किसी भी देश में, तो आखिर धर्म क्या है? यहाँ पर क्या हमारे देश के अंदर ना जनता के जज्बातों से खेला जा रहा है। कोई भी जमीन, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज तोड़कर अपना शासन कर लेते हैं, ये गुंडा राज है। ओके, पावर का फायदा उठा रहे हैं। इस देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? इस देश के अंदर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनने चाहिए? और अगर नहीं तो फिर सब खत्म जी, सब खत्म होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, ओनली भारतीय हिंदुस्तानी बोर्ड। नहीं, भारत कानून के नीचे क्यों नहीं आते? भारतीय कानून से दिक्कत क्या है? क्या गुरेज है, क्या परहेज है? क्या वह ईसाइयों के? भारतीय कानून, ओनली भारतीय संविधान होना चाहिए, केवल भारतीय, ना हिंदू, ना मुस्लिम, सिख, ना ईसाई। वो अपनी उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी जाति धर्म उनकी पर्सनल लाइफ है। राजा का काम है कि सारी प्रजा को एक नजर से देखना, उसका दुख सुख एक समान देखना। आप इस बात को मानते हैं कि वास्तव में धर्म के आधार पर पहले इतना कुछ किया गया है कि जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक देश में बड़ा वर्ग अपने आप को शोषित, अपनी देश में वंचित अपने आप को मान रहा है जी? कोई भी नहीं सर, इसीलिए हमने अपनी पार्टी का निर्माण किया है, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी। इसका नाम इसलिए रखा गया कि समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसमें एक एक बंदा इतना ईमानदार चुना गया है, नो क्रिमिनल, नो वांटेड, ना रिश्वतखोर, ना भ्रष्टाचारी, ना गद्दार। इस पार्टी के अंदर एक एक आदमी चुना गया, पढ़ा लिखा आदमी चुना गया, हर आदमी डॉक्टर, एडवोकेट, और काफी अच्छे लोग हैं। अभी हम उनको फ्रंट पे लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। मेरे साथ काफी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, काफी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं, काफी बिल्डर जुड़े हुए हैं। एक साथ ये मेरे साथ आएंगे, वो अभी और से कमजोर हैं, वो डरे हुए हैं कि हम अभी आपके साथ आते हैं तो हमारे पास परेशानी खड़ी हो जाएगी। हमारे साथ इतने ताकतवर लोग खड़े हुए हैं कि बहुत ताकतवर लोग। बहुत जरूरी आपने बात कही कि शिक्षा किसी देश की जो है मजबूती और उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी एजुकेशन और उसके संस्कारों में ही दिखता है। हमारे देश में इतिहास ही लगातार गलत पढ़ाया जा रहा है। एक पुस्तक थी जो 8वीं की थी, जिसमें ये लिखा गया था कि औरंगजेब ने इतने मंदिर बनवाए, उसको लेकर के एक आरटीआई लगाई जाती है, और आरटीआई में पूछा जाता है कि साहब आप बताओ। एनसीईआरटी ये नहीं बता पाया कि स्रोत नहीं बता पाया, सोर्स नहीं बता पाया उसका कि समाचार कहाँ का है। मतलब गलत पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री पूरी तरह से। इसको लेकर के आप मानते हैं कि क्या एनसीईआरटी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो गलत इतिहास, गलत पढ़ाई जो देश को, औरंगजेब ने कोई गलत काम नहीं किया था। यहाँ पर औरत को मुंह ढकने की प्रथा और उसको जो स्तन ढकने तक की प्रथा औरंगजेब ने दी थी। आप छोड़ दीजिए, जिसके स्रोत हैं उनको लेकर के एनसीईआरटी पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बहुत सारा कुछ गलत हिस्ट्री में जो है जो डाल रहे हैं। सर हिस्ट्री को तो लाना ही नहीं चाहिए, हिस्ट्री को लाना नहीं चाहिए। जब वो बंदा खत्म हो चुका है तो उसको बैक में नहीं लाना चाहिए। भड़काने के लिए, नई जनता के लिए ये लाया जा रहा है। इतिहास कैसे खत्म कर सकते हैं? तो इतिहास तो नहीं सर, गलत है, गलत है। हिस्ट्री ठीक है, जो पहले था, जो उन्होंने किया, उनकी हुकूमत थी, अच्छा किया या बुरा किया, मैं उससे ना तो खुश हूं और ना दुखी हूं, क्योंकि वो उनका राज था। हमारा राज्य है, हमारा फर्ज बनता है कि आज की पीढ़ी को उस दुख से दूर मुक्त किया जाए, आज के पीरियड में फैसिलिटी दी जाए, आज जो गलत है उसको सही किया जाए, पुरानी बातों को रिपीट ना किया जाए, कि वो समय खराब करने वाली बात है, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है। फिर तो हमारे देश में जो किया है अंग्रेजों ने, ये भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। फिर भगत सिंह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए सर। वो उस टाइम थे। आज इंग्लैंड के अंदर जाइए सर, आज चलो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। इंग्लैंड ने हमारे पर हुकूमत की थी, बहुत अत्याचार किया। इंग्लैंड का हम कुछ कर सकते हैं आज के पीरियड में भी? जी कर सकते हैं। इंग्लैंड का क्या बिगाड़ सकते हैं? चलो चढ़ाई करो इंग्लैंड के ऊपर, आज हराओ इंग्लैंड को, इंग्लैंड से बदला लो। क्या हम ले सकते हैं बदला? नहीं ले सकते। राष्ट्रीय स्तर पर तो खत्म हो गया ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह तो धीरे धीरे इकोनॉमी से भी बाहर हो जाएगा 4 दिन के बाद। सर नहीं कर सकते, उनको छोड़ो। आज विकास देखिए, आज हमारे देश को जरूरत है विकास की।
आज हमारे यहाँ जरूरत है आज बीमारियों की, आज लोगों के पास पैसे नहीं है। भारत के अंदर जो कर्जा हुआ है, कर्जे को लेकर के आपके क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है कि भारत में जो कर्जा है वह तेजी से बढ़ रहा है? क्या मानते हैं कर्जे? सर कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस कर्जे से हमारे पे बेनिफिट भी बहुत हुए हैं। उस कर्जे से अब बीजेपी सरकार ने काफी हाईवे बनाए हुए हैं, बहुत हाईवे बनाए हुए हैं। उन हाईवे से अब कलेक्शन भी हो रही है और कुछ रह गए हैं जो तैयार होने के बाद जो गाड़ी हमारी 10 घंटे पे पहुंचती थी वो 5 घंटे पे पहुंच रही है। तो 5 घंटे का मतलब हो गया कि हमारा जो फ्यूल है वो काफी बचेगा। जो देश पर हम 10 लाख करोड़ का जो फ्यूल खरीदते थे, अब जाके वो फ्यूल हम सिर्फ 5 लाख करोड़ का खरीदेंगे। तो 5 लाख करोड़ 10 लाख हमारे पे बचेंगे, वो हम उनकी फाइनेंस किस्तों में निकालेंगे। दूसरा नंबर, गाड़ियों की मेंटेनेंस जो ठीक रहेगी। तीसरा नंबर, लोगों का समय बचेगा, हम एक समय में 2 काम कर सकेंगे। चौथा, एक्सीडेंट कम होंगे और सुविधाएं काफी अच्छी है। 5वां नंबर, उन हाईवे के साथ साथ इंडस्ट्री फैक्ट्री भी बनेंगी काफी और रोजगार भी होगा और जो घनी आबादी से ट्रैफिक भी कम होगा और लोग उन रोडों को देखने की वजह बाहर भागने की कोशिश करेंगे और जाएंगे। तो कर्जा तो देखो लिया जाता है, कर्जा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम एक घर खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो 10 लाख रुपए जमा करके हम 90 लाख रुपए फाइनेंस कराते हैं। इसी तरह से बीजेपी सरकार ने क्या है कि हाईवे बनाया है, बहुत सारे टनल बनाए हैं। पैसा तो हमारे देश के पास था नहीं पहले से ही, देश हमारा पहले से बहुत गरीब है, काफी सिस्टम जो है खराब है। तो इस वजह से उन्हें कर्जा मजबूरी में लेना पड़ा और देश का विकास करने के लिए। मैं इस चीज के लिए उनके खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ हूँ एक जगह, तो इस जगह खिलाफ हूँ कि उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोटे लेवल पे स्तर पे साथ नहीं दिया है। छोटे स्तर पे पब्लिक को मुड़ के नहीं देखा है उन्होंने, छोटे स्तर पे मासूम बच्चों को नहीं देखा है। क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाना चाहिए या नहीं आ जाना चाहिए? सर अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आता है तो आज के पीरियड में सबसे बड़ी कमाई रेल और गाड़ियों से है। गाड़ियों के अलावा मोटा टैक्स हमारे पास कहीं नहीं है अगर देश रोड पर आ जाएगा, क्योंकि जितनी मोटी कमाई पेट्रोल डीजल के अंदर और रेल के अंदर और सफर के अंदर है, बाकी कहीं नहीं है। सारी फैक्ट्रियों में 2 नंबर का है। हमने माल मटेरियल देखा, एक बिल पर 4 बार माल निकलता है। 18% जीएसटी होने के बाद भी वो सब दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको खा रहे हैं, पचा रहे हैं, क्योंकि वो ही एक जो पेट्रोल का जरिया है 1 नंबर से जिसमें पैसा देश के अंदर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी में आया तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, देश रोड पर आ जाएगा, पैसे होंगे नहीं सरकार के पास। नहीं, पेट्रोल डीजल का क्या होगा, मैं उसका पूछ रहा हूँ। रेट बढ़ेगा घटेगा? सर ऐसा ना तो रेट बढ़ेगा ना घटेगा, डीजल की और पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। आजकल बंदा थोड़ा सा इमरजेंसी में निकल रहा है, उस टाइम पे टॉयलेट करने भी गाड़ी से जाएगा। जीएसटी लगने के बाद पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा या डाउन होगा या अप होगा? सर 33 रुपए सबको मालूम है, पूरे देश को 33 से 36 रुपए पेट्रोल का रेट है। 18% जीएसटी लगा रहे, 54,500 रुपए, मान लीजिए 500 रुपए, आपको ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए 42 रुपए रेट होगा जीएसटी लगने के बाद। हाँ, अभी क्या है कि 33-34 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट है। आधा सरकार राज्य सरकार खा रही है, आधा केंद्र सरकार खा रही है। केंद्र सरकार तो आप छोड़ दीजिए, इसके बीच में जो 18 रुपए जा रहे हैं वह पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनकी भी तो जेब में जा रहा है। इस देश के अंदर पेट्रोल पंप उनको ज्यादा नहीं जा रहा है, उनको ज्यादा नहीं जा रहा है। 4 से 5 रुपए लीटर सीएनजी के ऊपर 6.5 रुपए लीटर जा रहा है उनके पास। अगर पेट्रोल पंप सरकारी कर दिए जाए तो क्या दिक्कत है? पूरा पैसा सरकार के पास आएगा क्या? कहां सर सरकार के पास आएगा तो फिर जनता के पास क्या बचेगा? नहीं, सब कुछ सरकार को दे दोगे तो जनता के पास क्या बचेगा? ये कुछ लोग जो अमीर हैं, सर ऐसा है जो कुछ लोग अमीर हैं, सर ऐसा है कुछ अमीर लोग ही गरीब जनता को चला रहे हैं, फैक्ट्री खोलकर, दुकान पे रोजगार देकर या पेट्रोल पंप पे रोजगार देकर, और जो अमीर लोग ही आज हमारे देश को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हमारे देश के लिए बहुत बुरे, आज उन अमीरों की वजह से ही गरीब जनता पल रही है। अगर ऐसा होता है तो रोड पर आए जाएगी जनता, और जनता आत्महत्या करने के अलावा जनता के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कुछ भी नहीं है। 150 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 40 करोड़ रोजगार चाहिए। 40 करोड़, तो 40 करोड़ ये नौकरियां दे ही नहीं सकते, ना रोजगार दे सकते। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बातें आप रखना चाहते हैं चैनल पर? सर हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होगा, जो वीआईपी हॉस्पिटल है उस तरह का इलाज गरीबों को मिलेगा। हम चाहते हैं कि देश विदेश के लोग भी हमारे यहाँ इंडिया में इलाज कराने आए। इतना सस्ता इलाज होना चाहिए, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए और काफी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं रोजगार पर फोकस करना चाहूंगा कि रोजगार बहुत जरूरी है, और किसान के लिए
सारी टैक्स फ्री चीजें की जानी चाहिए। हमारे बहता हुआ पानी जो बंगाल की खाड़ियों में मीठा पानी बर्बाद हो रहा है, जो पेट्रोल डीजल से भी बहुत महंगा है, हमारे देश में पैदा हो रहा है, इसलिए उस पानी की अहमियत नहीं है। सबसे पहले उस पानी को बचाकर घरों घरों के अंदर पहुंचाना चाहिए पीने के लिए और किसानों के लिए। पहला मेरा उद्देश्य ये है। उस पानी से हम जल को बचाएंगे, जमीन को बचाएंगे, जलवायु को बचाएंगे और जंगलों को और उसके साथ साथ किसानों को बचाएंगे सबसे पहले। दूसरा नंबर, हम महिलाओं को सबसे ज्यादा शिक्षा और महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि महिला में बहुत उत्साह देखा गया है कि वो बहुत मेहनती है, घर का काम भी, बाहर का काम भी, बच्चों को भी, बहुत टेंशनों को करने के बाद भी जब एक महिला 24 घंटे नौकरी कर सकती है और घर चला सकती है, तो अगर महिलाओं को देश में लाया जाए तो देश बहुत आगे होगा। क्योंकि महिला के अंदर कोमलता होती है, ममता होती है और लूट मार की जो शक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि महिला के अंदर एक अपनी इज्जत का दायरा है, वो अपनी इज्जत के लिए मरती है। सबसे बड़ा गहना उसके पास उसकी इज्जत है, जिसकी वजह से वो जेल या गलत काम करने से 1000 बार डरती है। तो मैं चाहूंगा कि 90% हमारे देश की कमान महिलाओं को दी जाए। जी, संदेश खाली पर क्या कहेंगे आप? संदेश खाली में महिलाओं का जो बलात्कार हुआ, और सर बलात्कार करने में जेंट्सों का तो पूरा हाथ नहीं कहूंगा, वो कल्चर का फर्क है। जब आप देखिए कोई भी सेशन सोशल नेटवर्क चैनल खोल के देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, हर जगह रील्स चल रही है और रील के अंदर आज के पीरियड में लड़कियां सिर्फ ब्रा पहन के आ रही है। विकास साहब, संदेश खाली की बात कर रहे हो, जहाँ ये कहा जाता था नई बहू आने पर कहा जाता था भिजवा दो टीएमसी पर, रात भर बलात्कार करेंगे, सुबह छोड़ देंगे घर में। आपकी बेटी अच्छी है, होता था, अब नहीं होता। रात को छोड़ दो, वो सुबह बलात्कार करके मैं समझ गया, वो जिम्मेदार। आप बात करते हैं वहाँ की औरतों ने ये चीज बोली है, सर बोली नहीं है, वो 100% सच है। 10,000 सच है, सच बोला है उन्होंने, सच बोला है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो महिलाओं का शोषण इस तरह से हुआ, उसके खिलाफ इस देश के अंदर जो है पूरा विपक्ष सोया पड़ा है, ये एक आवाज नहीं आई विपक्ष के मुंह से। सर मैं चाहता हूँ सब महिलाओं को आगे लाकर ना हमारे देश का दुर्गा काली बना दिया जाए और 90% फोर्स के अंदर पुलिस को पावर दे दी जाए और बगैर ब्रेक के उनको सिर्फ राष्ट्रपति शासन के लिए दिया जाए। उन पर किसी का दबाव नहीं होगा, महिलाओं के ऊपर ओनली राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दबाव नहीं होगा। सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही ओनली उसको हैंडल करेगा, बाकी कोई भी राज्य, एमएलए, एमपी, निगम पार्षद कोई भी नहीं कर सकता। महिला चाहे तो जिस पर चाहे लाठीचार्ज कर सकती है गलत अत्याचार होने पर। राष्ट्रपति शासन में महिलाओं को लाया जाए और राज्य की सरकारों से महिलाओं की जो पावर है वो खुल के दे दी जाए और उन पर दबाव हटा दिया जाए। मैं तो यही चाहूंगा, महिला को अपनी सच्चाई और आवाज उठाने का पूरा मौका देना चाहिए और इस देश को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। सब लोग राजनीति खेलेंगे, दर्द महिला को हुआ है, दर्द की फीलिंग महिला जानती है, कोई नहीं समझ सकता, उसके दर्द की पीड़ा उसी को पता है। अपनी छाती में दर्द लेके महिला घूम रही है, कितना दर्द है वो सिर्फ वही जानती है और उसका इंतकाम वही ले सकती है, सच्चाई रूप से ले सकती है जी। और पुराना इतिहास खोल के देखिए, हमारे यहाँ जितने पापियों का विनाश किया है सब महिलाओं ने किया है, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे चांडाल हो, कोई भी हो, सब महिलाओं ने किया है। इसलिए मेरी अपील है, अगर आप आवाज पहुंचा सकते हो दूर दूर तक पहुंचाओ कि महिलाओं को सबसे आगे लिया जाए और देश की कमान महिलाओं को दिया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर भी महिलाओं को दिया जाए। मेरा यही अनुरोध है जी। ओके, एक सवाल अंतिम है जो बहुत जरूरी भी है। वर्तमान समय में किसी देश की जो पीढ़ी है वह साहित्य और सिनेमा को देख करके ही आगे बढ़ती है, क्योंकि उसमें जैसे जैसे दृश्य देखेंगे, जैसे जैसे लेख पढ़ेंगे, वैसे वैसी पीढ़ी तैयार होगी, वैसे सिंह बनेंगे, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलेंगे। क्या मानते हैं कि जो सिनेमा में अश्लीलता है इतनी ज्यादा, उसको कम किया जाए या सीधा बैन कर दिया जाए? अगर कोई गलत फिल्म नहीं, बैन किया जाए, टोटल बैन किया जाए। फिल्मों के अंदर बिल्कुल भी अश्लीलता होना नहीं चाहिए, ओनली स्टोरी होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु केरला की फिल्में आती हैं, मैं उनकी फिल्मों से बहुत सहमत हूँ और वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। तमिलनाडु केरला के साउथ इंडियन जितने भी हैं वो काफी अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनके अंदर अश्लीलता होती ही नहीं है। बिल्कुल वो जिस्म दिखाने का कोई काम नहीं, छोटी मोटी कॉमेडी हो सकती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी श्रीदेवी ने किया, कॉमेडी की थी, लेकिन आज तक किसी सीन के अंदर उसको आप नंगा नहीं देख सकते। तो इस तरह से फिल्म स्टोरी और फिल्म पारिवारिक होनी चाहिए।
सारे सवालों के जवाब भी आपने दिए और अपनी आपने राय भी रखी, पार्टी की भी बहुत सारी चीजें, कि कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि नाराजगी भी इसीलिए है क्योंकि सरकारें अगर सही काम करें तो नाराज होने की जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।